दोस्तों नमस्कार, मैं सूर्यभान सर आपके जे केमिस्ट्री चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12th में सरफेस केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर देखने जा रहे हैं और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इससे पहले कि आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने एक दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए हम अपने मुद्दे की तरफ आते हैं, टॉपिक की तरफ आते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है सरफेस केमिस्ट्री लेक्चर सेकंड में और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। तो क्या है इसको हम लोग देखेंगे, डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहां पर हमने हेडिंग लगाई भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में अंतर। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। तो देखिए सबसे पहले इधर हम गुण लिखे हैं, प्रॉपर्टीज क्या क्या है, किनके वजह से ये उत्पन्न होते हैं, कौन फेवरेबल है, कौन अपोज करता है, ये चीज देखेंगे। उसके बाद इधर भौतिक अधिशोषण की प्रक्रिया कैसी होती है, क्या फिनोमिनाएं होती है भौतिक अधिशोषण में, ये चीज, और रासायनिक अधिशोषण के लिए इधर। और इतना ही नहीं है, 5 ही नहीं है, और भी है जिसको इस लेक्चर के इस स्लॉट के बाद मैं दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले गुण, आबंध की प्रकृति। हमारे तरफ ध्यान देना है, ना कि बोर्ड पर, हमारे तरफ ध्यान देना है, ना कि बोर्ड पर। हम लोग देख रहे हैं पहला आबंध की प्रकृति माने नेचर ऑफ बाउंड। तो जो भौतिक अधिशोषण होता है और रासायनिक अधिशोषण, तो भौतिक अधिशोषण की जो बाउंड बनती है अधिशोषक और अधिशोष्य पदार्थ के बीच, मान लीजिए ये है और इस पर आकर के धूलकण बैठा हुआ है, इस पर आकर के क्या बैठा हुआ है, देखो धूलकण आकर के बैठा हुआ है। तो दोस्तों यहां पर इस धूलकण को ऐसे हम साफ कर दे रहे हैं, मतलब ये रासायनिक बंधन नहीं बनाया है, ये रासायनिक बंधन नहीं बनाया है, ये भौतिक अधिशोषण की प्रक्रिया हुई है। लेकिन यही चीज देखो, इस पर कोई आकर के जंग लग जाए, इस पर मिट्टी लग जाए, ब्लैक हो जाए, खराब हो जाए, तो वह रासायनिक अधिशोषण की फिनोमिना ही है। क्लियर ना? तो आप बताइए जरा कि कौन मजबूत बंध बनेगा क्या? तो आप समझ रहे हैं बात को, मतलब कि भौतिक अधिशोषण कमजोर वान डेर वाल्स बल के द्वारा जुड़ा हुआ है, जबकि रासायनिक अधिशोषण मजबूत रासायनिक बंध द्वारा क्या होता है, जुड़ा रहता है इस फिनोमिना में। तो वही बात दर्शाया गया है कि यह वान डेर वाल्स आकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है, और जो वान डेर वाल्स आकर्षण बल होता है वह कमजोर वान डेर वाल्स आकर्षण बल होता है। जो वान डेर वाल्स बल होता है वह क्या होता है, वीक बल होता है, कमजोर बल होता है, दुर्बल बल होता है। तो यहां पर लिखा है यह वान डेर वाल्स आकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है, और इसमें किसके बाद यह रासायनिक बंध बनाने के कारण उत्पन्न होता है। माने सिंपल सा है डिफिनीशन, कांसेप्ट, आबंध की प्रकृति, भौतिक अधिशोषण में यह वान डेर वाल्स आकर्षण बल के कारण यह भौतिक अधिशोषण उत्पन्न होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण रासायनिक बंध बनाने के कारण उत्पन्न होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग अच्छा से समझ गए, याद भी हो गया। सेकेंड पॉइंट है अधिशोषण की ऊर्जा। बताओ मेरे दोस्त, भौतिक अधिशोषण ये धूलकण आके बैठा था, थोड़ा सा ऊर्जा लगा, तुरंत ये साफ हो गया, हट गया। क्या रासायनिक बंध ये बन जाएगा, फूंक के हम लोग बॉन्ड को तोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं तोड़ सकते हैं। तो मेरे दोस्तों आप समझ रहे हो कि इसकी ऊर्जा अपेक्षाकृत कम होती है। इसको आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फिनोमिना को हटा सकते हैं, साफ कर सकते हैं। तो ये चीजें, इनकी ऊर्जा अपेक्षाकृत कम होती है, जबकि बॉन्ड बनाएगा तो मजबूत होगी, उसका आसानी से नहीं हटाया जा सकता है। इनकी ऊर्जा अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो ये भी हम लोग समझ गए। अब इसके बाद है उत्क्रमणीय प्रकृति। उत्क्रमणीय प्रकृति मतलब क्या? उत्क्रमणीय प्रकृति मतलब कि ये धूलकण आया और इस पर बैठ गया, ठीक है ना, इस पर क्या हो गया, बैठ गया। अब इसको चाहे तो फूंक के क्या कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं। मतलब ये घटना बार बार होगी जाएगी। मतलब ये जो ये प्रोसेस होता है इसी को उत्क्रमणीय कहते हैं। मतलब किसी चीज, मतलब ये मान लीजिए हमारे पास कोई सरफेस है, इस पर आके धूलकण इकट्ठा हो गया, फिर इसको हटा सकते हैं हम लोग, आसानी से रिमूव कर सकते हैं, फिर धूलकण आसानी से आके क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। मतलब इसको हटाया जोड़ा जा सकता है। दैट मींस ये उत्क्रमणीय है। क्या है, उत्क्रमणीय है। तो ये उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। और ये बताओ रासायनिक बंध हो गया तो फूंक के हटा के फिर बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये अणु उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। क्लियर? तो ये भी कंसेप्ट हम लोग समझ डाले। अब नेक्स्ट है मेरे दोस्त आणविक परत का निर्माण। देख मेरे भाई, सब इसी से कहानी है।
आणविक परत, बताओ ये धूल कण आकर के एक परत बैठ गया, क्या और धूल कण आकर के एक परत नहीं बैठ जाएगा? बिल्कुल बैठ जाएगा। सर और एक परत आकर के नहीं बैठ जाएगा? बिल्कुल बैठ जाएगा। सर और एक परत आके नहीं बैठ जाएगा? बिल्कुल बैठ जाएगा। सर और एक परत आके नहीं बैठ जाएगा? बिल्कुल बैठ जाएगा। मतलब भौतिक अधिशोषण की जो फिनोमेनाएं होती है, घटनाएं होती है, उसमें जो लेयर बनता है वो मल्टी लेयर बन सकता है, माने बहुआण्विक परत का निर्माण हो सकता है। तो वही बात इंडिकेट किया गया है, इनमें बहुआण्विक परत का निर्माण होता है। जबकि रासायनिक बंध बन जाएगा तो फिर अब चाहिए और ही रासायनिक बंध बनाए, तो बिल्कुल संभव नहीं है। इसलिए इनमें एक आणविक परत का निर्माण होता है। बात समझ रहे हो भाई? क्लियर है ना? लाइक दबा के ठोको और शेयर करो। चलिए नेक्स्ट है ताप। ताप भाई तू समझ रहा है कि इसको हटाने में बताओ कामना के लिए टेम्परेचर ज्यादा है। मान लीजिए जो बॉडी हीट है, गर्म है, हीट बॉडी पर ना कोई कण आकर के आसानी से चिपकता नहीं है, मतलब ताप बढ़ेगा तो भौतिक अधिशोषण घटेगा, लेकिन रासायनिक अधिशोषण बढ़ेगा। सर कैसे बढ़ेगा रासायनिक अधिशोषण? ये तो समझा दीजिए आप। रासायनिक अधिशोषण इसलिए बढ़ेगा मेरे दोस्त, फिनोमेना है वो इसलिए बढ़ेगी, ज्यादातर रासायनिक अभिक्रिया टेम्परेचर के प्रेजेंस में होती है, ताप के उपस्थिति में ज्यादातर अभिक्रियाएं होती है। दैट मींस किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, मैक्सिमम केमिकल रिएक्शन के लिए ताप की आवश्यकता होती है। मान्य रासायनिक अधिशोषण में ताप उत्तरदायी होगा, लेकिन इतना ताप हम नहीं बढ़ा देंगे कि फिनोमेना क्या हो जाए, उल्टा हो जाए। तो शुरुआत में जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो केमिकल एड्सॉर्प्शन माने रासायनिक अधिशोषण की प्रक्रिया बढ़ती है। अभी ग्राफ के थ्रू हम लोग देखेंगे रासायनिक अधिशोषण की प्रक्रिया बढ़ती है, लेकिन मैक्सिमम ताप बढ़ा देंगे ना तो फिर रासायनिक अधिशोषण की प्रक्रिया क्या हो जाती है, घट जाती है। लेकिन वही चीज टेम्परेचर फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखे, फिजिकल एड्सॉर्प्शन में देखे, भौतिक अधिशोषण में, तो ये फिनोमेना लगातार घटती है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भौतिक अधिशोषण की प्रक्रिया घटेगी। तो वही बात लिखा गया टेम्परेचर में मेरे भाई, इनके लिए निम्न ताप उत्तरदायी है, अर्थात ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण की प्रक्रिया घटती है। लेकिन इसमें देख मेरे भाई, इनके लिए उच्च ताप उत्तरदायी है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, शुरुआत में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रासायनिक अधिशोषण बढ़ेगी, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो मामला हो जाएगा उल्टा, माने रासायनिक अधिशोषण की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो हम इसके लास्ट लाइन को हम लोग ग्राफ के थ्रू भी समझेंगे। इससे पहले कि आप अपनी कॉपी में इसको स्वच्छ उतारें या अपने मोबाइल को पॉज करके इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लें, हम साइड हो जाते हैं। तो मेरे दोस्त देखिए यहाँ पर ग्राफ देख रहे हैं हम लोग टेम्परेचर वाला, N/m, ठीक है ना, अधिशोषक की मात्रा है ये, और N/m यहाँ पर ये मात्रा को, अधिशोषण की मात्रा को बताएगा। तो हमने आपको बताया कि भौतिक अधिशोषण में जब ताप हम बढ़ाते हैं ना, देखो ताप बढ़ाएंगे, ताप जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो देखिएगा यहाँ पर अधिशोषण की मात्रा क्या होगी, लगातार घट रही है। देखो ताप हम बढ़ा रहे हैं, ताप जैसे जैसे इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ताप बढ़ा रहे हैं, तो ये अधिशोषण की मात्रा क्या हो रही है, घट रही है। N/m क्या हो रहा है, घट रहा है। अधिशोषण की मात्रा क्या हो रही है, घट रही है। क्लियर ना? लेकिन यही चीज भौतिक रासायनिक में देखो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है तो देखो बढ़ रहा है, लेकिन ये मैक्सिमम टेम्परेचर पर, ये मैक्सिमम टेम्परेचर पर क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर अगर बोलिए इसके लिए, मैक्सिमम टेम्परेचर पर N/m माने अधिशोषण अधिक हुआ है, लेकिन जैसे ताप और बढ़ा रहा है तो देखो ये क्या हो रहा है, घट रहा है। और खूब ताप बढ़ा देंगे तो ये प्रक्रिया कांस्टेंट हो जाएगी। माने कहने का अर्थ है कि इधर जैसे जैसे हम ताप बढ़ा रहे हैं, देखो ताप इधर की तरफ बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे इधर जा रहे हैं हम, तो देखो शुरू में तो ताप बढ़ा रहे हैं, इतना ताप था, तो देखो X/m मैक्सिमम, फिर बढ़ा रहे हैं, बढ़ रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे जैसे ये भी बढ़ रहा है। 0 था टेम्परेचर तो ये 0, फिर यहाँ है तो यहाँ आया भाई, फिर यहाँ है तो यहाँ आया, फिर यहाँ है तो यहाँ आया, फिर यहाँ है तो यहाँ आया। लेकिन और टेम्परेचर बढ़ाने पर ये क्या हो रहा है, घट जा रहा है। तो ये होता है ग्राफ। अब देखिए ना, एंथैल्पी 6 नंबर में इनकी एंथैल्पी कम होती है और इनकी एंथैल्पी क्या होती है, ज्यादा। स्पष्ट ना? अब देखो नेक्स्ट, विशिष्ट प्रकृति। ये विशिष्ट प्रकृति के नहीं होते हैं, ये अति विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। विशिष्ट प्रकृति मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, स्पेशल बंदा है, वो केवल आलू का सब्जी खाता है और कोई सब्जी नहीं खाता है, मतलब दुनिया में क्या है,
विशिष्ट है, अति विशिष्ट है। बात समझ रहे हैं ना बाबू? तो वही चीज है इसमें भी कि ये जो भौतिक अधिशोषण होता है ना, ये विशिष्ट प्रकृति के नहीं होते हैं, ये विशिष्ट प्रकृति के नहीं होते। कौन जरूरी नहीं है कि ये फिनोमेना होने के लिए हमें टेम्परेचर निम्न चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर भी चलेगा, हर कंडीशन में क्या है अप्लाई हो सकता है। लेकिन ये अति विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, माने कहने का अर्थ है कि इस घटना होने के लिए टेम्परेचर चाहिए, माने कि चाहिए। स्पष्ट ना? मान लीजिए ऑक्सीजन अभिक्रिया कर रहा है एल्युमिनियम से, तो Al2O3 बन रहा है, माने इसी से दूसरा कौन से अभिक्रिया करेगा तो रिएक्शन नहीं करेगा। मतलब ये अति विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। आई होप कि ये कंसेप्ट अच्छा से आप समझे होंगे। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी हम लोग कवर किए हैं, भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में अंतर। और बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत आसान तरीका से आपको बताया गया, समझाया गया एग्जाम्पल के थ्रू। आप इसको नोट करें, इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? नोट करिए इसको। तो दोस्तों अब हम लोग देख रहे हैं अधिशोषण की दर को प्रभावित करने वाले कारक। जो अधिशोषण की प्रक्रियाएं हो रही है, जो अधिशोषण की प्रक्रियाएं हो रही है, उनको प्रभावित करने वाले कारक, मुख्य कारक कौन कौन है। और यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में। क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हम लोग देखेंगे। अभी इस टॉपिक को आसानी से समझेंगे हम लोग। तो आप लोग क्लास जो भी दिया जा रहा है ऑनलाइन के माध्यम से, इसको आप खूब रिवीजन करें और वीडियो को बार बार देखें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट वीडियो देख देख करके याद हो जाए। कहीं दिक्कत हो तो पूछें, आप कमेंट करें। तो अब हम लोग देखेंगे अधिशोषण के दर को प्रभावित करने वाले कारक। अधिशोषण के दर को, अमाउंट को हम लोग n/n से सूचित करेंगे। इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या है? पहले देखो, अधिशोषण की प्रकृति ठोसों के लिए, ठोसों के पर किस तरह से अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। तो आपको पता है कि मान लीजिए ये हमारे पास एक ठोस का सरफेस है, एक मेरे पास ये है ठोस का सरफेस। बताइए किस पर ज्यादा अधिशोषण की प्रक्रिया होगी? इसका सरफेस ज्यादा है और इसका कम है। तो कहां पर आकर के कण या उस पर आकर के परत बनाएंगे? बड़ा एरिया में। मतलब एरिया जिसका सरफेस ज्यादा होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा, उसमें अधिशोषण की प्रक्रिया क्या होगी? ज्यादा होगी। तो वही चीज है अधिशोषण की प्रकृति के ठोसों के लिए अधिशोषण की दर अधिशोषक की दर पर निर्भर करेगी, मतलब क्षेत्रफल पर। इसको अधिशोषक की क्षेत्रफल लिखिए। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो अधिशोषण की प्रक्रिया बढ़ेगी। स्पष्ट? अब देखो नेक्स्ट, अधिशोषण की प्रकृति गैसों के लिए। देख भाई, गैस का क्रांतिक ताप, गैस का क्रांतिक ताप, क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ेगा तो अधिशोषण की दर भी बढ़ेगी। और क्रिटिकल ताप बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो द्रवीकरण, द्रवित होने की प्रवृत्ति, लिक्विफिकेशन की प्रवृत्ति क्या होती है? बढ़ती है। और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ये कि क्रांतिक ताप बढ़ने पर द्रवीकरण की प्रोसेस बढ़ती है और अधिशोषण की प्रक्रिया भी क्या होती है? बढ़ती है। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है यार, एग्जाम के बीच में बहुत इंपोर्टेंट लाइन है दोस्त। तो यहाँ पर गैस दिए गए हैं और इधर क्रांतिक ताप का वैल्यू दिया गया है और यहाँ पर अधिशोषण आयतन ml में दिया गया है गैस के लिए। तो देख भाई, गैस H2 है जिसका क्रांतिक ताप 33 और है, अधिशोषित आयतन ml में 4.7 है, N2 के लिए 126 क्रिटिकल टेम्परेचर और 8 क्या है मेरे दोस्त? तो अधिशोषित आयतन है। CH4 के लिए है 190 और 16.2 उसका आयतन है। CO2 के लिए 304 और 48 है। HCl के लिए 324, NH3 के लिए 406 और SO2 के लिए 430। और यहां पर जो भी वैल्यूज दिए गए हैं ये अधिशोषित आयतन ml में है। और यहां पर लिखे TC माने क्रांतिक ताप, क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ेगा तो द्रवीकरण आसानी से बढ़ेगा और अधिशोषण का तेजी से बढ़ना, अधिशोषण की दर भी क्या होगी? बढ़ेगी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में कौन मतलब आसानी से द्रवित हो जाएगा? तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा वो आसानी से द्रवित हो जाएगा। SO2 का मैक्सिमम होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, NH3 का उसके बाद HCl उसका। ये एग्जाम में यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो ये था बाबू अधिशोषण की प्रकृति। गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वैल्यू मस्ट बी रिमेंबर्ड।
क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ेगा तो अधिशोषण का दर बढ़ेगा और द्रवीकरण का प्रोसेस भी क्या होगा, बढ़ेगा। आप इतना नोट करें, इसके आगे नेक्स्ट प्रभावित करने वाले कारक को देखेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, देखो भाई हमने आपको बताया कि भौतिक अधिशोषण में बाबू कि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, घटता है, और रासायनिक अधिशोषण में टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है। तो वही चीज यहाँ पर इंडिकेट की गई है कि सामान्यतः ताप बढ़ाने पर अधिशोषण कम होता है, क्योंकि अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, भौतिक अधिशोषण ताप के साथ लगातार कम होता है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण प्रारंभ में तो बढ़ता है, हम ग्राफ में दिखाएं आपको, फिर कम होता है, क्योंकि रासायनिक अधिशोषण विशिष्ट अधिशोषण होता है, मतलब विशिष्ट प्रकृति के, अति विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, जिसके लिए संकीर्ण ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है, आवश्यकता होती है। देखो रासायनिक अधिशोषण में संकीर्ण मतलब एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता होती है, जबकि भौतिक अधिशोषण में संकीर्ण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम लोग जब अंतर देखें भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में, तो वहां पर इस पॉइंट को भी हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं। वहां पर 7 पॉइंट से लिखाया गया था, 8वां पॉइंट से आप नोट कर सकते हैं कि भौतिक अधिशोषण में रासायनिक संकीर्ण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। उसमें ऐड कर लो कि भौतिक अधिशोषण में संकीर्ण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। उसमें क्या ऐड करिएगा, रासायनिक अधिशोषण में रासायनिक अधिशोषण में संकीर्ण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस पॉइंट को नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दाब का प्रभाव। मतलब आप बताइए सर जरा कि दाब बढ़ेगा तो आसानी से क्या होगा, अधिशोषित होगा, आराम से जाके चिपक जाएगा। तो दाब बढ़ने के साथ अधिशोषण की प्रक्रिया क्या होगी, बढ़ेगी। तो वही चीजें इफेक्ट ऑफ प्रेशर में दाब का प्रभाव, अधिशोषण समतापीय वक्र है ये, मतलब x/m। x/m क्या है, सामान्यतः ठोस पर गैस के अधिशोषण की मात्रा को x/m से दिखाया जाता है। यहाँ x जो होता है ना, अधिशोष्य पदार्थ का भार होता है, जबकि m जो होता है अधिशोषक का भार होता है। तो ये ओवरऑल अमाउंट अधिशोषण की है। प्रेशर बढ़ाएंगे तो अधिशोषण की प्रक्रिया क्या होगी, बढ़ेगी। अधिशोषण की प्रक्रिया क्या होगी, बढ़ेगी। यहाँ पर ग्राफ दिखाया गया बाबू मेरे, प्रेशर और टर्म, प्रेशर और x/m माने की अधिशोषण की प्रक्रिया मात्रा पर। जब हम लोग प्रेशर बढ़ा रहे हैं इधर छोटू, जब प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो देखो x/m अधिशोषण की प्रक्रिया बढ़ रही है, लेकिन इस पॉइंट पर अधिशोषण, यहाँ पर इस प्रेशर पर अधिशोषण मैक्सिमम हो रहा है। उसके बाद कितना हो प्रेस कीजिए, कितना हो प्रेशर लगाइए, देखो अधिशोषण की मात्रा एकदम कांस्टेंट हो जा रही है। तो जिस ताप पर मैक्सिमम हो जाता है और वहां से कांस्टेंट होता है, उस प्रेशर को हम लोग संतृप्त दाब कहते हैं, सैचुरेटेड प्रेशर कहते हैं। आई होप कि आप समझे होंगे अच्छा से, इसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। एक बार फिर से मैं समझा रहा हूँ, नीचे वाला ग्राफ को जरा ध्यान दीजिएगा। नीचे वाला ग्राफ को मैं फिर समझाऊंगा आपको। कहने का मतलब है कि मान लीजिए हम ग्राफ प्रेशर के बीच खींच रहे हैं और x/m माने अधिशोषण की मात्रा के बीच। जब हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो x/m अधिशोषण की प्रक्रिया बढ़ेगी, लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर लगा देंगे तो ये कांस्टेंट हो जाएगा x/m। कितना होगा प्रेशर भाई, यहाँ बढ़ा रहे हैं तो बढ़ रहा है, बढ़ा रहे हैं बढ़ रहा है, लेकिन इस प्रेशर पर ये अधिशोषण इसके बाद क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है, जिसको हम लोग सैचुरेटेड प्रेशर कहते हैं, सैचुरेटेड प्रेशर कहते हैं। कंफ्यूजन नहीं है। तो ये था इफेक्ट अधिशोषण का। अब हम लोग इसके आगे अगले क्लास में कुछ और भी इसमें हम लोग देखेंगे, और वीडियो को यहीं पर मैं एंड करता हूं। आप इसको कॉपी में अच्छा से लिखे, पढ़े, कहीं पर भी दिक्कत हो तो क्लासरूम में पूछे। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।